एक अरब लोग नहीं हैं। हमारे मातृभूमि के लिए एक अच्छा सिस्टम है। अगस्त 24 अगस्त 1967 को हांगकांग में कम्युनिस्ट समर्थकों ने लामबुन को पेट्रोल डालकर दिन में जिंदा जला दिया। लाम एक रेडियो होस्ट थे और उन्होंने कम्युनिस्टों द्वारा करवाए गए दंगों की आलोचना की थी। इन दंगों में 51 मारे गए, 848 घायल हुए, लेकिन यह कम्युनिस्टों के लिए अच्छा नहीं रहा। ब्रिटिश अधिकारियों ने कम्युनिस्ट समूहों को पंजीकरण के लिए मजबूर किया, जिससे वे भूमिगत हो गए। सभी ने पंजीकरण किया, बस एक को छोड़कर। आज वही समूह हांगकांग में लोकतंत्र खत्म कर चुका है और अपने 2 कानूनों से शहर को नियंत्रित कर रहा है। लोग इसे लोकतंत्र का हत्यारा और आधिकारिक तौर पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी कहते हैं। अब सीसीपी बॉट्स इस वीडियो को भी दबाने की कोशिश करेंगे, जैसे हर उस वीडियो के साथ करते हैं जो उन्हें बेनकाब करता है। लेकिन जब आप लाइक बटन दबाते हैं और एल्गोरिदम को उनके खिलाफ मोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद। ब्रिटिश शासित हांगकांग लंबे समय तक चीन के कम्युनिस्ट शासन से भागने वालों के लिए शरण स्थली रहा, लेकिन सबको डर था कि सामूहिककरण वहां भी आ सकता है। 1952 से 1965 के बीच करीब 15 लाख लोग पार्टी से बचने के लिए हांगकांग शरण गए। लेकिन उपनिवेशी दौर में भी कम्युनिस्ट कभी भी हांगकांग से सच में दूर नहीं थे। कम्युनिस्ट समर्थकों ने 1922 और 1925 की बड़ी हड़तालों में भाग लिया, जिन्हें इतिहास में याद किया जाता है। लेकिन कुछ पल सिर्फ दर्ज नहीं होते, बल्कि खून से यादों में खो दिए जाते हैं, जैसे 1967 का वो पल। कम्युनिस्ट समर्थित यूनियनों के उकसावे से दंगे हुए, जिसमें 51 मारे गए, 848 घायल हुए। हिंसा के बाद उपनिवेशी अधिकारियों ने कम्युनिस्ट समूहों को सरकार के साथ पंजीकरण के लिए मजबूर किया, जिससे वे भूमिगत हो गए, सिर्फ सीसीपी को छोड़कर। सीसीपी ने ब्रिटिशों को चकमा दिया, पर असल में यह एक अनौपचारिक समझौता था जो कभी लिखित नहीं हुआ। सीसीपी को हांगकांग में कभी पंजीकरण के लिए मजबूर नहीं किया गया, क्योंकि उसने ऐसी स्थिति बना दी थी जिससे कोई निपटना नहीं चाहता था। पंजीकरण के लिए कहना बीजिंग को ब्रिटिश कानून के आगे झुकने को मजबूर करता, जो चीन के हांगकांग दावे के खिलाफ था। ब्रिटिश अगर इस मुद्दे को उठाते तो इससे संप्रभुता विवाद उजागर होने और हांगकांग में अस्थिरता आने का खतरा था। वैसे भी हांगकांग इतना कीमती था कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ करना ठीक नहीं था। यह व्यापार और संचालन में चीन की अहम खिड़की था, खासकर जब उनके पास संयुक्त राष्ट्र में सीट नहीं थी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया, इसलिए अस्वीकार करने का सवाल ही नहीं था। अगर मुद्दा उठता तो संप्रभुता का सवाल सामने आ जाता और सब कुछ अस्थिर हो जाता। छोटे कम्युनिस्ट समूहों के विपरीत, जिन्हें पंजीकरण के बाद 1967 में प्रतिबंधित किया गया, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने शिन्हुआ और बैंक ऑफ चाइना जैसी फ्रंट संस्थाओं के जरिए गुप्त रूप से काम किया। ब्रिटेन और चीन ने मुद्दे को अनदेखा कर दोनों को फायदा पहुंचाया। ब्रिटेन ने हांगकांग को स्थिर रखा, चीन ने रणनीतिक चौकी बनाए रखी। एक पर्यवेक्षक के अनुसार दोनों पक्ष मामला छुपाने में संतुष्ट थे। 1997 में सत्ता हस्तांतरण हुआ, लेकिन एक शर्त थी। चीन ने एक देश दो प्रणाली का वादा किया, जिससे शहर को अपने खुद के कानून और अदालतें मिलीं, और चीन ने अपना वादा निभाया। हांगकांग की अपनी स्थानीय परिषद थी, जिसे लेग को कहा जाता था। कुछ सदस्य आम नागरिकों से चुने जाते थे, बाकी पेशेवर समूहों का प्रतिनिधित्व करते थे। क्या यह न्याय संगत था? बिल्कुल नहीं। ये नौकरी क्षेत्र के प्रतिनिधि ज्यादातर बीजिंग समर्थक थे, लेकिन लोकतंत्र समर्थक पक्ष को अभी भी सीधे चुनावों के जरिए अपनी आवाज मिलती थी, और उन्होंने इसका इस्तेमाल सरकार पर दबाव बनाए रखने और मुकाबला करने के लिए किया। कागजों पर हांगकांग लोकतंत्र था, पर असली नियंत्रण बीजिंग के पास था। ये तो अनुचित लगता है, लेकिन कम से कम वो छोटा सा लोकतांत्रिक स्थान अभी भी मौजूद था, और उसका इस्तेमाल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ मुकाबला करने के लिए किया जाता था, कम से कम 2019 तक। 2019 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक कानून लाने की कोशिश की, जिससे हांगकांग के लोगों को चीन में मुकदमा भेजा जा सके। लाखों लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए। यह बीजिंग के लिए हांगकांग में सबसे बड़ी बगावत थी। जो गुस्सा एक कानून को लेकर शुरू हुआ था, वह जल्दी ही कुछ और बड़ा बन गया। लोग असली लोकतंत्र चाहते थे। वे चाहते थे कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों के साथ किए गए व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। गुस्सा अब बदलकर बंदूकें और हिंसा में दिखा। नवंबर 2019 के चुनाव में लोकतंत्र समर्थक उम्मीदवारों ने बड़ी जीत पाई।
उन्होंने 90% सीटें जीत लीं, जिससे साबित हुआ कि हांगकांग के लोग लोकतंत्र चाहते थे, लेकिन बीजिंग ने इसे खतरा समझा। 6 महीने बाद 30 जून 2020 को उन्होंने पलटवार किया। बीजिंग ने हांगकांग की स्थानीय सरकार को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जबरन लागू कर दिया। इस कानून ने 4 बातें अवैध की: अलगाव, सरकार विरोध, आतंकवाद और विदेशों से मिलीभगत। परिभाषाएं जानबूझकर अस्पष्ट रखी गईं ताकि लगभग कुछ भी अपराध माना जा सके। कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। बीजिंग ने हांगकांग सरकार से ऊपर एक नई सुरक्षा व्यवस्था और एक अदालत से परे विशेष समिति बनाई। उन्होंने मुख्य भूमि के अधिकारियों द्वारा चलाया जाने वाला एक कार्यालय खोला जो केवल बीजिंग को जवाबदेह है, और उन्होंने हांगकांग पुलिस को बहुत अधिक नई शक्तियां दे दी। वे बिना जज की अनुमति आपके घर की तलाशी ले सकते हैं और बिना मंजूरी बैंक खाता फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन आखिरी कील 2021 में ठोकी गई। 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बाद बीजिंग सीधे चुनावी प्रणाली पर ही आ गया। 11 मार्च 2011 को नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने पैट्रियट्स गवर्निंग हांगकांग रेजोल्यूशन प्रस्ताव पारित किया। इससे बीजिंग को हांगकांग के बुनियादी कानून को अपनी मर्जी से बदलने की अनुमति मिल गई। 3 हफ्ते बाद 30 मार्च को एनपीसी की स्थायी समिति ने इसे मंजूरी दी और यह हांगकांग में कानून बन गया। चीन ने इसे छुपाने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने कहा, साफ साफ कहा गया कि सिर्फ देशभक्त लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। एमिली लाउ, जो एक पूर्व प्रो डेमोक्रेसी विधायक हैं, ने बिल्कुल भी परहेज नहीं किया। उन्होंने एएफपी को बताया, यह पूरा नया सिस्टम वाकई में अपमानजनक और बहुत दमनकारी है। उन्हें लगा कि इससे सड़कों पर और ज्यादा अशांति भड़क सकती है। विपक्षी नेता जानते थे कि बीजिंग उन्हें संसद से बाहर कर रहा था। अब मैं बताता हूं कि नया सिस्टम कैसे काम करता है। उन्होंने चुनाव समिति बनाई और सदस्यों की संख्या 1200 से 1500 कर दी, जो पूरी तरह बीजिंग समर्थकों से भरी है। पहले यह समिति सिर्फ हांगकांग के मुख्य कार्यकारी का चुनाव करती थी। अब यह समिति हर उम्मीदवार पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखती है। चाहे आप संसद के लिए चुनाव लड़ रहे हों, चुनाव समिति में शामिल होना चाह रहे हों या मुख्य कार्यकारी के लिए चुनाव लड़ रहे हों, आपको पहले एक स्क्रीनिंग समिति से मंजूरी लेनी होगी। सोचिए, अगर उन्हें लगता है कि आप बीजिंग के आलोचक हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। बात इतनी सीधी है। 2020 का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और 2024 का अनुच्छेद 23 कानून ने बीजिंग को विरोधियों की आवाज दबाने की ताकत दी। लेकिन अगर आप संसद में जो हुआ उसे देखें तो लेडको 70 सीटों से बढ़कर 90 हो गया। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन असल में जो सीटें सीधे चुनी जाती थीं, जिनके लिए आम लोग वोट करते थे, वे 35 से घटकर 20 रह गई। उन्होंने इसे लगभग आधा कर दिया। तो बाकी 70 सीटें कहां से आ रही हैं? 40 सीटें चुनाव समिति द्वारा चुनी जाती हैं, आप जानते हैं, वही जो बीजिंग समर्थक है, और बाकी 30 सीटें फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से आती हैं। व्यापारी, बैंकर और व्यापार संगठन ऐतिहासिक रूप से बीजिंग का समर्थन करते रहे हैं। मूल रूप से सीटें ज्यादा लेकिन विकल्प कम। और जब ये सब हो रहा था, बीजिंग समर्थक एक पार्टी कर रहे थे। प्रो डेमोक्रेसी कैंप को पता था कि उनका भविष्य बर्बाद हो गया है, जबकि वोटर्स ने समर्थन किया था। ये सब अचानक नहीं हुआ। 2019 के बड़े विरोध प्रदर्शन, जिनमें कुछ हिंसक भी हुए, के बाद जिला परिषद चुनावों में प्रो डेमोक्रेसी उम्मीदवार जीते थे। बड़े बीजिंग ने इसे देखा और ज्यादा दबाव डालने का फैसला किया। सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी कानून आया, जिसने हांगकांग की स्वतंत्रता को लगभग खत्म कर दिया और प्रदर्शनकारियों को सजा देना बहुत आसान बना दिया। दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। नवंबर 2022 में कई विधायकों को सुरक्षा खतरे बताकर हटाया गया। इसके विरोध में लगभग सभी हांगकांग प्रो डेमोक्रेसी विधायक इस्तीफा दे दिए। सीसीपी का मकसद साफ है, बीजिंग हर चीज पर नियंत्रण कर रहा है। वे पूरी वफादारी की मांग कर रहे हैं और लोकतंत्र को वे उसे टुकड़ा टुकड़ा करके खत्म कर रहे हैं। चीन ने चुनावी सिस्टम बदलने के बाद दिसंबर 2025 में नए चुनाव कराए। यह एक आपदा थी। सरकार जानती थी कि उनके पास समस्या है। 2021 के बदलाव के बाद यह दूसरा LIDCO चुनाव था जिसमें लोकतंत्र समर्थक विपक्षी उम्मीदवार नहीं थे। इसलिए उन्होंने वोट दिलाने की पूरी कोशिश की। हर ट्रांजिट हब में चुनावी पोस्टर चिपकाए गए। बसें और ट्रामें चुनावी विज्ञापनों से ढकी हुई पूरे शहर में घूम रही थीं। उन्होंने मतदान का समय 14 से बढ़ाकर 16 घंटे किया और चुनाव के दिन मुख्य भूमि चीन से आए हांगकांग मतदाताओं के लिए सीमा पर मतदान केंद्र बनाए। उन्होंने लोगों को वोट डालने के लिए रिश्वत देने की भी कोशिश की। अगर आप वोट डालते हैं तो आपको एक धन्यवाद कार्ड मिलता है। उस कार्ड से आपको शॉपिंग में छूट, लकी ड्रा में एंट्री और दुकानों व रेस्टोरेंट्स से मुफ्त ड्रिंक मिलती है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मतदान केंद्रों पर आने के लिए जुटाया
उन्होंने व्यापार मंडलों से कहा कि वे कंपनियों से अपने कर्मचारियों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करें। चुनाव से एक दिन पहले पूरे शहर में चुनाव फंडे के तहत गाला, कार्निवल और सरकारी दफ्तरों में ओपन हाउस हुए। सीसीपी के प्रचार के बीच नवंबर में एक घटना ने दुनिया को हिला दिया। चुनाव हांगकांग की सबसे घातक आग के एक हफ्ते बाद हुआ। 26 नवंबर को 7 इमारतों और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगी, जिसमें 159 लोगों की मौत हो गई और हजारों बेघर हो गए। हांगकांग के निवासियों ने शोक मनाया, स्थिति समझने की कोशिश की और स्वतंत्र जांच व जवाबदेही की मांग की। शासन ने बदनाम करने और डराने का काम किया। छात्र माइल्स क्वान ने स्वतंत्र जांच की मांग में पर्चे बांटे। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। उसने पीड़ितों के समर्थन और जवाबदेही की 4 मांगों वाली याचिका प्रचारित की। इसी से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नीति विशेषज्ञों ने आग की घटना पर चर्चा के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की योजना बनाई थी। आयोजक को पुलिस ने तलब किया और पूरा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी ने जली इमारत देखी। फिर सरकारी अखबार ने डरावनी खबर छापी। उन्होंने दावा किया कि काले कपड़े पहने दंगाई, जो 2019 के लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों और समर्थकों की ओर इशारा था, राहत प्रयासों को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे। बीजिंग की राष्ट्रीय सुरक्षा शाखा ने सरकार विरोधी और हांगकांग में अराजकता फैलाने के लिए आपदा के इस्तेमाल से मना किया। मुख्य कार्यकारी जॉन ली ने कहा कि हांगकांग आग का फायदा उठाने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा और पीड़ितों की मदद के प्रयासों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त रहेगा। आग लगने के बाद 3 लोग कथित देशद्रोह में गिरफ्तार हुए हैं। हांगकांग सरकार ने विदेशी ताकतों, जिनमें चीन विरोधी मीडिया संगठन भी शामिल हैं, के खिलाफ चेतावनी दी है कि वे फूट डालने, दुर्भावनापूर्ण हमले करने और अपमानजनक टिप्पणियां करने से बाज जाएं। आग से प्रभावित लोग वोटिंग अभियान के निशाने पर आ गए। सरकार ने घोषणा की कि आग पीड़ितों की मदद के लिए नियुक्त किए गए सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें उनके मतदान केंद्र खोजने में भी मदद करेंगे और मुफ्त परिवहन की व्यवस्था करेंगे। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ नोट्रे डेम की राजनीति विज्ञान की एसोसिएट प्रोफेसर ने तुरंत समझा। उन्होंने कहा, अधिकारियों द्वारा इसका इस्तेमाल निवासियों पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है। अगर वे आग संभालने के तरीके का विरोध करें, वह कहती हैं वे एक तीर से 2 निशाने साधना चाहते हैं। आग के कुछ दिन बाद सरकार ने असहमति पर चेतावनी दी। संदेश साफ था, भले ही यह एक त्रासदी थी। इतनी सारी कोशिशों, इतने सारे प्रोत्साहनों, इतने सारे दबाव के बाद भी सरकार की आलोचना मत करो। मतदान प्रतिशत सिर्फ 31.9% रहा। यह 2021 के 30.2% से थोड़ा ज्यादा था। 2021 में मतदाताओं की संख्या 13.5 लाख से घटकर 13.2 लाख हो गई। 2026 में 58.3% लोगों ने वोट डाले थे। 2019 जिला परिषद चुनाव में रिकॉर्ड 71.2% मतदान हुआ। लगभग 30 लाख वोटरों ने लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का समर्थन किया। कम मतदान ने संदेश दिया। लोग बीजिंग की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे थे। अक्टूबर में कई पुराने बीजिंग समर्थक नेताओं ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की। अब उनकी जगह कौन लेगा? जॉन बर्न्स, हांगकांग विश्वविद्यालय के एमेरिटस प्रोफेसर, ने युवा उम्मीदवारों के मुख्य भूमि चीन से गहरे संबंधों की ओर इशारा किया। बीजिंग सिर्फ सिस्टम नहीं बल्कि मुख्य भूमि के प्रति ज्यादा वफादार नए नेताओं को भी ला रहा था। चुनाव इस तरह से बनाए गए थे कि सत्ता समर्थक उम्मीदवार ही जीतें, और वे जीते भी, लेकिन असली कहानी तो खाली मतदान केंद्रों में थी। प्रचार असफल था। आग के बाद सीसीपी ने कोशिशें की। चीन के सुरक्षा कार्यालय ने विदेशी मीडिया को बुलाकर उनकी कवरेज की आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि झूठी जानकारी या सरकार को बदनाम करने की कोशिश न करें। पहली बार विदेशी मीडिया को किसी घटना की कवरेज के लिए आलोचना झेलनी पड़ी। संदर्भ के लिए, हांगकांग अब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा तैयार किए गए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में से 140वें स्थान पर है। अधिकारियों ने आग को लेकर जनता के गुस्से को काबू करने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिया था। जांच में पता चला कि खराब निगरानी और घटिया सामग्री की वजह से आग तेजी से फैली। कमियों को दूर करने के बजाय उन्होंने सवाल पूछने वालों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बीजिंग का यह तरीका नया नहीं है। यह एक मान्यता पर आधारित है कि त्रासदी से उपजे जमावड़े सामूहिक कार्रवाई में बदल सकते हैं, और उनकी चिंता गलत भी नहीं है। तियाननमेन में लोकतंत्र के लिए हुए प्रदर्शन भी सार्वजनिक शोक से ही शुरू हुए थे। सब कुछ खोने पर भी लोग उस व्यक्ति को देख रहे थे जो हांगकांग के लोकतंत्र और सीसीपी के बीच खड़ा था। उसे एवेंजर जिमी लाई कहते हैं। 12 साल की उम्र में वह चीन से शरणार्थी बनकर
हांगकांग बिना पैसे नाव से आए और अरबपति बने। उन्होंने एप्पल डेली शुरू किया, जो लोकतंत्र समर्थक टैबलॉइड था और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना के लिए प्रसिद्ध था। आलोचक इसे सनसनीखेज मानते थे, पर करोड़ों लोग इसे पढ़ते थे। लाई की लोकतांत्रिक भागीदारी 1989 के तियानानमेन स्क्वायर विरोध के बाद शुरू हुई। उन्होंने अपने अखबारों से लाखों हांगकांग वासियों के लोकतंत्र समर्थन में मदद की। 2019 में शांतिपूर्ण विरोध के दौरान वे भी सड़कों पर आए। यूके नागरिक होने के बावजूद उन्होंने हांगकांग छोड़ने से मना किया। उन्होंने हमेशा कहा कि वह हांगकांग के ऋणी हैं और चाहते हैं कि यह शहर वही आजादी बनाए रखे जो उसे मिली थी। वे कम्युनिस्ट पार्टी के आलोचक और हांगकांग लोकतंत्र आंदोलन के समर्थक थे, पर इस लड़ाई में उन्होंने अपनी आजादी खो दी। 2022 की ठंडी सुबह राफेल वोंग और फिगो चान लाई से मिलने स्टैनली जेल हांगकांग गए। लाई को 70 की उम्र में गिरफ्तार किया गया, जबकि वांग और चान उनसे लगभग 40 साल छोटे थे। वे सभी 2019 के उथल पुथल भरे प्रदर्शनों का हिस्सा थे, जब लाखों लोगों ने लोकतंत्र की मांग की थी। वे सभी एक अलग हांगकांग का सपना देखते थे। जिमी लाई 2020 से जेल में हैं। 15 दिसंबर 2025 को 3 राष्ट्रीय सुरक्षा न्यायाधीशों ने लाई को विदेशी ताकतों से मिलीभगत और राजद्रोह का दोषी ठहराया। 78 साल के जिमी लाई को फैसला सुनाते वक्त हैरानी नहीं हुई। अरबपति मीडिया टाइकून जिमी लाई की सजा हांगकांग के लोकतंत्र का अंत थी। लाई को करीब 5 साल ज्यादातर एकांत कारावास में 1800 से ज्यादा दिन उच्च सुरक्षा जेल में रखा गया। जज वही कर रहे थे जिसके लिए उन्हें चुना गया था। उन्होंने सबूतों को नजरअंदाज किया और इस राजनीतिक दिखावे वाले मुकदमे का इस्तेमाल उन्हें दोषी ठहराने के लिए किया। लाई मधुमेह से पीड़ित थे और अब उन्हें उम्र कैद का सामना करना पड़ेगा। परिवार को डर है कि वह जेल में मर सकते हैं। मुकदमा उल्लेखनीय था। लाई ने 156 दिन मुकदमे में और 52 दिन गवाह के कटघरे में बिताए। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। कुछ ही लोग मानते थे कि उन्हें बरी किया जाएगा। हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में सजा की दर 95% से अधिक है। पूरे मुकदमे के दौरान अभियोजकों ने लाई पर आरोप लगाया कि उन्होंने एप्पल डेली का इस्तेमाल चीन के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग के लिए किया। जजों ने 855 पन्नों का फैसला लिखा। उन्होंने कहा कि लाई का मकसद कम्युनिस्ट पार्टी को गिराना था और एप्पल डेली से सरकार के खिलाफ नफरत फैलाना था। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाई के मन में पीआरसी के प्रति नाराजगी और नफरत थी। अपने वयस्क जीवन के कई वर्षों तक उन्होंने खुद को पश्चिमी मूल्यों से जोड़े रखा, यहाँ तक कि उनका अखबार भी 2021 में बंद करने के लिए मजबूर हो गया, लगभग 1 साल बाद जब लाई को गिरफ्तार किया गया था। और इस भयानक अपराध का सबूत क्या था? ट्रंप के समर्थक लाई विरोध के दौरान वॉशिंगटन गए और उपराष्ट्रपति माइक पेंस व विदेश मंत्री माइक पोम्पेयो से मिले। उन्होंने ट्रंप से भी मिलने की कोशिश की। जजों ने इन बैठकों की ओर इशारा किया, जिनमें से अधिकांश तो सुरक्षा कानून लागू होने से पहले ही हुई थीं और इन्हें देशद्रोह और विदेशी ताकतों के साथ मिली भगत का सबूत बताया। उन्होंने उनके व्हाट्सएप संदेशों का भी हवाला दिया, जो अन्य लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं और एप्पल डेली के नेताओं के साथ थे। साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक ओपिनियन लेख का भी जिक्र किया। उन्होंने मई 2022 में लिखा कि चीन की दमनकारी नीतियों के जवाब में 2022 में सरकारी अधिकारियों के बच्चों के छात्र वीजा रद्द किए जाएं। उन्हें पहले ही धोखाधड़ी के आरोप में 5 साल 9 महीने की सजा मिल चुकी है। मुख्य भूमि चीन से उम्मीद की जा सकती है कि वह हांगकांग से उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेगा, ताकि यह लोकतंत्र की वकालत करने की हिम्मत करने वालों के लिए एक चेतावनी बन सके। इस फैसले की दुनिया भर के समर्थकों और विदेशी नेताओं जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निंदा की। हांगकांग के अधिकारी चाहेंगे कि दुनिया जल्द आगे बढ़े, लेकिन लाई शहर के बदलाव का प्रतीक रहेंगे और उनके समर्थक उन्हें विश्वास के लिए शहीद मानेंगे। लाई मुख्य शिकार हैं, पर वे अकेले नहीं। 2020 में चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद बीजिंग ने शहर के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को दबाने के लिए इसका उपयोग किया। जिमी लाई की सजा दिखाती है कि हांगकांग की अदालतें कितना बदल गई हैं, जबकि पहले न्यायपालिका स्वतंत्र थी और इससे शहर की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता थी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ने उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अनुच्छेद 44 के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह तय करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की सुनवाई कौन से जज करेंगे। राजनीतिक आरोपों पर मुकदमा होने पर सरकार तय करती है कि नतीजा कौन तय करेगा। यह सिर्फ पबबती बय जज पर निर्भर नहीं रहता। न्याय सचिव जूरी को राज्य या सदस्यों की सुरक्षा के लिए हटा सकते हैं।
यही जिमिलाई और 47 लोकतंत्र समर्थकों के साथ हुआ। यहाँ जूरी नहीं, सरकार के 3 जज फैसला करते हैं और जमानत प्रणाली भी बदल गई है। अदालत में साबित करना होता है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेंगे, जो लगभग नामुमकिन है। इसी कारण कई कार्यकर्ता मुकदमे से पहले ही सालों से जेल में हैं। सबका संकेत एक ही बात पर है। अब कार्यपालिका वही प्रक्रिया चला रही है जो स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए थी। सीसीपी सत्ता के नशे में इतनी चूर हो गई कि उसने सिर्फ लोकतंत्र को ही नहीं कुचला, बल्कि उसके साथ इंसानियत की भी हत्या कर दी। पार्टी 3 दशकों से आपदा के बाद नागरिक गतिविधियों को संभावित राजनीतिक खतरा मानती है। क्रम हमेशा वही रहता है। कहानी पर कड़ा नियंत्रण रखना, जो भी बोलता है उस पर तुरंत कार्रवाई करना और सतर्कता के बजाय अति प्रतिक्रिया को चुनना। बीजिंग के लिए आपदा सिर्फ आपदा नहीं, बल्कि संभावित संकट है जिसे आग बनने से पहले बुझाना जरूरी है। इस पैटर्न को देखें। 2008 सिचुआन भूकंप में हजारों स्कूली बच्चों की मौत पर माता पिता और कार्यकर्ताओं ने पूछा कि स्कूल की इमारतें क्यों गिरीं जबकि सरकारी दफ्तर सुरक्षित रहे। उन्हें हिरासत में लिया गया, निगरानी रखी गई या चुप करा दिया गया। वकीलों, स्वयंसेवकों और कलाकार आई वेई की स्वतंत्र जांचें दबा दी गईं। उन्होंने कहा, निजी शोक की इजाजत है, लेकिन संगठित शोक की नहीं। 2022 में हाई स्पीड रेल दुर्घटना, 2015 में क्रूज जहाज डूबा, 2022 में ताइजिन बंदरगाह विस्फोट में 173 की मौत हुई। कोविड क्वारंटीन जा रही बस हादसे के बाद ऑनलाइन शोक को सेंसर किया गया। फिर लॉकडाउन के दौरान एक अपार्टमेंट में घातक आग लगने के बाद भी हर बार जब परिवारों, नागरिकों या पत्रकारों ने सच जानने या जवाबदेही मांगने की कोशिश की, उन्हें राजनीतिक खतरा माना गया। सबसे दुखद यह है कि हांगकांग में लोकतंत्र की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। हांगकांग की सबसे पुरानी लोकतंत्र समर्थक पार्टी 31 साल बाद बंद हो रही है, पूर्व विधायक फ्रेड ली ने बताया। एक चीनी अधिकारी ने कहा कि पार्टी को चुनाव से पहले भंग हो जाना चाहिए, वरना परिणाम भुगतने होंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी उदारवादी वकीलों और शिक्षाविदों द्वारा 1997 में हांगकांग के चीन को सौंपे जाने से 3 साल पहले स्थापित हुई और उसने सार्वभौमिक मताधिकार व श्रमिक अधिकारों के लिए अभियान चलाया। जब इन मुद्दों पर खुलकर चर्चा हो सकती थी, उन्हें बीजिंग के साथ काम करने को तैयार उदारवादी माना जाता था। पार्टी नेताओं के पास विधानमंडल में महत्वपूर्ण मतदान शक्ति थी और उन्हें स्थानीय सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए नियमित रूप से मंच दिया जाता था। 2019 के विरोध प्रदर्शनों के बाद यह सब बदल गया। 2025 में डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष लुओ किन्हेई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2 घंटे की बैठक में लगभग 100 लोग शामिल हुए। 121 में से 117 वोट यानी 97% पार्टी को भंग करने के पक्ष में पड़े। बाकी 4 वोट खाली थे। एरिक लाई, जो जॉर्ज टाउन सेंटर फॉर एशियन लॉ में रिसर्च फेलो हैं, ने साफ तौर पर कहा कि इससे पता चलता है कि विपक्षी पार्टी के रूप में समूहों के अस्तित्व के लिए अब कोई व्यावहारिक तरीका नहीं बचा है। चीन के शासन में लौटने के बाद 2004 तक डेमोक्रेट्स ने बीजिंग समर्थक विधायिका में सबसे ज्यादा सीटें रखीं। पार्टी नेता प्रमुख प्रदर्शनों के प्रतीक रहे हैं, जैसे तियाननमेन चौक नरसंहार की वार्षिक 4 जून सभा और जुलाई की लोकतंत्र समर्थक रैली। इनमें से कोई भी कार्यक्रम मुख्यभूमि चीन में अनुमति नहीं है और अब दोनों ही हांगकांग में भी प्रभावी रूप से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। 2010 में समर्थन तब टूटा जब हांगकांग की डेमोक्रेटिक पार्टी नेताओं ने बीजिंग के संपर्क कार्यालय से गुप्त बातचीत की। चुनाव कैसे होंगे? अन्य प्रो डेमोक्रेसी समूहों ने इसे विश्वासघात माना। 2014 में लंबे विरोधों के दौरान नई कार्यकर्ताओं की पीढ़ी आई, जिससे पार्टी और कमजोर हो गई। हाल के वर्षों में उन्होंने नागरिक समूह बनने की कोशिश की, लेकिन फंड नहीं मिला। कई निजी स्थानों ने आखिरी समय में उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए। पार्टी अपनी बची हुई संपत्ति औद्योगिक दुर्घटना पीड़ितों के अधिकारों के संघ को दान करेगी, जो एक ऐसा समूह है जो काम पर घायल हुए मजदूरों के लिए लड़ता है। लोवे ने राशि का खुलासा करने से इनकार कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी ही नहीं, सोशल डेमोक्रेट्स की लीग LSD ने भी भारी राजनीतिक दबाव के चलते फेसबुक पोस्ट में अपने भंग होने की घोषणा की। उनका बयान भावुक था। हम भारी दिल के साथ जा रहे हैं, अपने जामीर में दर्द के साथ, यह जानते हुए कि हम गिरने वाले आखिरी नहीं होंगे। भले ही हम पीछे हट रहे हैं,
हम अब भी उन लोगों के साथ खड़े हैं जो अभी भी अंधेरे में संघर्ष कर रहे हैं। 2006 में स्थापित LSD ने जमीनी स्तर के मुद्दों की वकालत की और अधिक लोकतंत्र की मांग की। 1 मई को वे मजदूरों की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। LSD के संस्थापक लियुंग क्वाकोंग सहित 45 पूर्व कार्यकर्ताओं को 2020 के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में सजा हुई थी। लियुंग 69 को प्राइमरी चुनावों में भूमिका के लिए 6 साल 9 महीने की सजा मिली, जिसे सरकार को कमजोर करने की कोशिश माना गया। बीजिंग की कार्रवाई के बाद हांगकांग में करीब 100 नागरिक व लोकतंत्र समर्थक संगठन खत्म हो गए। सिविक पार्टी 2023 में समाप्त हुई। अब केवल एक लोकतंत्र समर्थक पार्टी बची है, हांगकांग एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी एंड पीपल्स लाइवलीहुड, जो सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है और निवासियों से नए चुनावी सिस्टम के तहत वोट डालने का आग्रह करती है। हांगकांग चीन और पश्चिम के बीच विवाद का केंद्र है। अमेरिका ने हांगकांग की स्वायत्तता कमजोर करने वाली नीतियों पर 42 चीनी और हांगकांग अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। यूके ने हालिया रिपोर्ट में औपचारिक रूप से कहा कि चीन लगातार साइनो ब्रिटिश संयुक्त घोषणा का उल्लंघन कर रहा है, वह संधि जिसे हांगकांग की जीवन शैली की रक्षा करनी थी। जिमी लाई की सजा और बीजिंग द्वारा यूके सांसदों को हांगकांग में रोकने से शहर की अंतर्राष्ट्रीय छवि को गंभीर नुकसान हुआ है। G7 और यूरोपीय संघ लगातार राजनीतिक कैदियों की रिहाई और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजिंग इसे सब कुछ अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कहकर खारिज कर देता है। हांगकांग में जो हो रहा है उसका असर सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दूर तक झटके भेज रहा है। ताइवान मुख्य भूमि के मामलों पर नजर रख रहा है। काउंसिल ने हांगकांग को दिखाया कि एक देश दो प्रणाली लोकतंत्र से मेल नहीं खा सकती। राष्ट्रपति लाई छिंगते ही इसमें स्पष्ट हैं। वे जिमी लाई की सजा और असहमति पर कार्रवाई को बीजिंग का अपनी मंशा दिखाने का तरीका मानते हैं। जिमी लाई की उम्र कैद सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक बड़ा मोड़ है। यह दिखाता है कि चीजें कितनी बदल गई हैं, सिर्फ हांगकांग में ही नहीं बल्कि असहमति, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और बाकी दुनिया के साथ अपने संबंधों को लेकर बीजिंग का नजरिया भी कितना बदल गया है। अब सवाल यह नहीं है कि हांगकांग बदल गया है या नहीं, बल्कि यह है कि आगे क्या होगा और क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सिर्फ देखता रहेगा या कुछ और करेगा।